नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू एकदम बेलगाम हो चुके हैं और अभी उन्होंने कतर पर हमला किया ही था, उसके बाद भी कई देशों पे उन्होंने हमला किया है। हम इस पर आज चर्चा करेंगे। दूसरी बात कि नेपाल में हुए हमले के बाद बिहार में कुछ इस तरह का माहौल हम बनाया जा रहा है कि ये नेपाल में जो कुछ हुआ है वो ब्राह्मणों पर किया हुआ हमला है, यानी ब्राह्मणों के खिलाफ ये आंदोलन हुआ है। हम ये दोनों मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इजराइल पर बात करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो यो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो एक तरह से अनकंट्रोलेड हो चुके हैं। भाई साहब किसी पर हमले कर दे रहे हैं। अभी कतर पे उन्होंने हमला किया था, जो कि हमास का एक अड्डा था और वहाँ पे हमास के कुछ लीडर्स बैठे हुए थे जिस पर उन्होंने हमला कर दिया। अभी ये मामला अभी शांति ने हुआ था। शांत क्या, इस मामला तो चल ही रहा था। कतर पे अलग अलग देशों ने अपने उनकी सांत्वना दी। भारत ने भी बोला कि पीस डायलॉग की जो बात करते हैं, भारत ने भी यही बात की। रूस के राष्ट्रपति ने भी एक अपना संदेश भिजवाया उनको कि हम कतर के ऊपर हमले का निंदा करते हैं। सऊदी अरेबिया ने भी निंदा की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो वहाँ पहुँच ही गए और उन्होंने भी इस्लामिक अपना वर्ल्ड का अपना बात की कि हम लोग 15 तारीख को एक मीटिंग बुलाया जाए, सभी लोग जितने इस्लामिक देश हैं, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। उसके बाद कुल कई तरह के उन्होंने अपना एक तरह से, जैसा कि पाकिस्तान करता है हमेशा, पाकिस्तान पर भरोसा किया जाए। वो कतर कैसे भरोसा करेगा, ये तो कतर जाने। क्योंकि जब ईरान पे हमला हुआ था तो यही बात उन्होंने ईरान के साथ भी बोला था कि हम आपके साथ हैं, हम मतलब मुस्लिम वर्ल्ड एक हो जाओ। लेकिन फिर बाद में जो ही ट्रम्प साहब का फ़ोन आया और वहाँ के आसिम मुनीर चले गए अमेरिका, और फिर अमेरिका के हो गए वो। तो इसलिए पाकिस्तान की अपनी तो कोई विश्वसनीयता है नहीं, इसलिए, लेकिन फिर भी वो बिना बुलाए चले जाते हैं हर जगह। तो अब देखिए, यहाँ पर इजराइल का क्या कहना है। इजराइल कहाँ कहाँ हमला किया है पहले ये बता दूँ। लेबनान में किया। लेबनान में उसका कहना है कि हिजबुल्लाह के कुछ आतंकी गुट एक्टिव नजर आए, हमने उनको हमला कर दिया, 5 लोग वहाँ मारे गए। सीरिया पर मोहम्मद अल जुलानी जो अभी नए नए राष्ट्रपति बने, उनके एक एयरबेस था, उस पर हमला कर दिया। बोला कि यहाँ से भी कुछ हमें सुगबुगाड़ थी कुछ आतंकी संगठनों की। ट्यूनेशिया ट्यूनेशिया से एक जहाज जा रहा था पानी में, उस पर इजराइल ने हमला कर दिया। उसका कहना था कि इजराइल का कहना था कि उस पर कुछ आतंकी गुटों को हमें सूचना थी कि वो गाजा की तरफ आ रहे हैं, इसलिए हमने ट्यूनेशिया को उस जहाज को मार के गिरा दिया। यानी एकदम हमले पे हमले कर रहा है। और बेचारा कतर तो परेशान बैठा हुआ है कि भाई कतर, हम तो एक तरह से बिचौलिया का काम कर रहे थे और आपने ही कहा था कि आप मीडिएट कीजिए हमास और इजराइल के बीच में, और हम तो वही कर रहे थे, लेकिन साहब ने तो हमें ही निपटा दिया। अब तो कहने का मतलब ये है कि कतर बेचारा अपने आप को सिर्फ वही दुनिया के जितने देश है उससे ये बात बोल रहे हैं कि निंदा कर रहे हैं और एक तरह सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन सच पूछिए तो उसके साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है और कोई उसके लिए। अब देखिए क्या होता है। 15 तारीख को ये लोग मीटिंग करने वाले हैं अपना, और उसके बाद इसका क्या नतीजा निकलेगा। लेकिन मुझे पता है कि नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया का जो क्राउन प्रिंस है, उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी किया है कि ये हम कतर का सम्मान करते ही हैं। लेकिन इजराइल के मामले में वो भी टाइट फिश हो गए हैं और कुछ ज़्यादा कुछ बोले नहीं हैं, क्योंकि इजराइल की ताकत सब समझ रहे हैं कि इजराइल अगर ये कांच के महलों में रहने वाले लोग हैं, इजराइल जब चाहे तब इनके महल को गिरा सकता है। इसलिए ये लोग भी बच के निकलना चाहते हैं और किसी तरह चाहते हैं। देखिए एक बात जान लीजिए, अब जो भारत में मुस्लिम लोग जो फ़िलिस्तीन को लेकर ज़्यादा ही कुछ सेंटी हुए रहते हैं ना, उनको अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। फ़िलिस्तीन वाले मैटर में अब कुछ बचा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ, पहले भी नहीं था, पहले भी स्वार्थ की लड़ाई थी, एक बस मुस्लिम लोग खेल रहे थे, लेकिन सच्चाई यही थी कि उसमें कोई दम नहीं था। अब इजराइल अब एक बुरी तरह से भी, अब दुनिया को ये मान लेना चाहिए कि अब ये फ़िलिस्तीन वाला मैटर अब ज़्यादा चलेगा नहीं। अब कोई सपोर्ट के लिए खड़ा भी नहीं होने वाला, क्योंकि सबकी अपनी, पहले तो ऑयल का थोड़ा डिमांड भी था, ऑयल का मामला चल रहा था, भाई पैसे आ रहे थे, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था। लेकिन अब तो ऑयल का भी अब धीरे धीरे कहानी खत्म हो रही है। खुद वो देश अपना एक पर्यटन के क्षेत्र में, टूरिज्म के लिए होटल इंडस्ट्री और ये सब चालू कर रहे हैं कि भाई दुनिया से मीठा बोलेंगे तभी हमारे यहाँ कोई पर्यटक आएंगे।
यानी अपने आप को बदल रहे हैं। और ऐसे में अब आप कहिए कि आप गोली चलाइए, बम फेंकिए, तो वो सब करने वाले नहीं हैं। यानी जितने गल्फ की कंट्री हैं, अब वो लोग अपनी भविष्य के लिए चिंतित हैं और भविष्य के योजनाओं पे काम कर रहे हैं। अब ऐसे में वो लोग युद्ध नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए जो खासतौर पर तुर्की और पाकिस्तान जिस तरह छटपटा रहे हैं कि मुस्लिम एकता, मुस्लिम एकता, तो कोई मुस्लिम एकता नाम की कोई चीज़ होने वाली नहीं है, समझ गए। दुनिया में हर देश, अब आप क्रिश्चियनिटीज को ही बात एक को ले लीजिए, तो क्रिश्चियनिटीज के नाम पर भी कोई एकता नहीं होने वाला। सबका अपना इंटरेस्ट है भाई, सब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं। सब लोगों का अपनी चिंता पड़ी है, सबका अपना भविष्य है। पहले तेल कमाम से पैसे आ रहे थे, अब तेल का विकल्प धीरे धीरे दुनिया तैयार करते जा रही है। ऐसे में ग्रीन एनर्जी बढ़ रही है। ऐसे में अब इनके पास वो समस्याएं आने वाली कि हमारा क्या होगा, और इसके लिए वो लोग आज से योजना पर काम कर रहे हैं। दुनिया से अब अपनी सारी जो कट्टरता को छोड़ रहे हैं, लिबरल बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को वेस्टर्न स्टाइल में अपने देशों को तैयार कर रहे हैं, टूरिस्ट को वेलकम करने के लिए नए नए जुगाड़ लगा रहे हैं। अब ऐसे में अब जहाँ गोला बारूद गिरते रहेगा तो वहाँ टूरिस्ट कौन आने वाला है। और उनके पास कोई ऐसा तो उनकी धरती भी ऐसी नहीं है कि जिससे बहुत ज़्यादा ऑयल के छोड़ के वहाँ पर कुछ है भी नहीं। तो दूसरा विकल्प जो बच रहा है वो टूरिस्ट है, कहीं एक विकल्प बच रहा है। और अब ऐसे में गोला बारूद चलते रहेगा तो फिर वो लोग कहाँ से, टूरिस्ट वाला मामला भी एक तरह से फेल हो जाएगा। इसलिए ये लोग बचना चाहते हैं। और फिलिस्तीन का मैटर जलेगा नहीं। इजराइल बार बार धमकी दे रहा है और सबको एक तरह से निपटा रहा है। उधर स्पेन ने बोला कि हमारे पास अगर एटम बम होता तो आज हम कुछ दुनिया को, इजराइल को मतलब कुछ बता सकते थे। तो उसने, बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर ट्वीट कर दिया कि ये तो जेनोसाइड है, और आप लगता है कि उस दौर से निकले नहीं है। मतलब स्पेन की एक अलग कहानी है। तो इस मैटर पर तो कुल मिलाकर ये लग रहा है ना कि जो इजराइल है एक तरह से किसी कंट्रोल में नहीं है। अमेरिका को भी कंट्रोल में, अमेरिका को भी बोल रहा है कि भाई आप हमें मत शिक्षा दीजिए। आपने भी तो 9/11 के बाद ओसामा बिन लादेन को खोज के मारा, अफगानिस्तान में हमले वगैरह किया था, तुम आप कौन सा बहुत अच्छे हुए हैं। दूसरी बात कि जो रूस बोल रहा है तो बोलता है पहले आप तो यूक्रेन वाला मैटर को सलटाइए, आप तो यूक्रेन को खुद ही पीट रहे हैं, फिर हमको सलाह दे रहे हैं आप लोग। तो इस तरह का, मैंने कहने का मतलब है कि दुनिया सलाह ही दे सकती है, बाकी और कुछ नहीं दे सकती है। निंदा कर सकती है, पीस और शांति की बात कर सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और भारत की तो अपनी समस्या है भाई। भारत को बहुत बड़ा देश है, अलग अलग तरह के लोग हैं यहाँ पर, और एक तरह से भारत के साथ सभी देशों से मीठा बन के रहने में ही फायदा है। तो इसलिए भारत किसी की लड़ाई में तो कूदने वाला नहीं है। ये एक अलग तरह का है। तो कुल मिलाकर अभी जो लग रहा है ना कि जो इजराइल है वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, और फिलिस्तीन का मामला ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। अब ये ठंडा ही हो जाएगा, और ठंडा होने में ही भलाई भी है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। और दूसरी बात कि अब नेपाल की मैटर के लिए लिया जाए। नेपाल में एक जो हमले हुए हैं उसके लिए बिहार वगैरह एक क्षेत्र में अक्सर एक माहौल बना हुआ है कि नेपाल में जो हमले हो रहे हैं वो ब्राह्मणों के ऊपर हो रहे हैं। यानी ब्राह्मण जितने जो लीडरशिप है उनका वर्चस्व को हटाने के लिए। देखिए बातें क्यों उछाली जा रही है। ऐसी बात उछालने की वजह है कि देखिए सच्चाई तो यही है कि बिहार में जाति के नाम पर कुछ लोग सत्ता में आना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है भी नहीं। उनको पास जनता के बीच ले जाने के लिए दूसरा कुछ है ही नहीं। जाति जाति और जाति, बस यही रहे। उसका भी सामाजिक न्याय के नाम पर, कभी ब्राह्मणवाद के नाम पर, कभी मनुस्मृति के नाम पर, कभी कुछ मतलब ये सब चल रहा है। और उन्हें डेवलपमेंट के लिए ना उनके पास कोई फॉर्मूला है, ना उनके पास कुछ इस तरह का लीडरशिप है। एक होता है ना कि भाई आपके पास लीडरशिप होना चाहिए जिसके पास कुछ मास्टर प्लान हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक जाति है, और वो अपने जितने उनके एक तरह से जो ट्विटर हैंडल चलाने वाले जो उनके अपने लोग हैं, उस तरह के जो ट्विटर आर्मी है, उसको अपना आगे बढ़ाए हैं। और किसी तरह ताकि मामला बिहार के चुनाव तक जाति हो जाए, और जाति का फ़ायदा उठाकर ये किसी तरह सत्ता में आ जाए। ये जुगाड़ू राजनीति है, और ये जुगाड़ू राजनीति कर रहे हैं। ये जो नेपाल का मैटर, ब्राह्मणवाद से कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ ब्राह्मणों से कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर सत्ता का केंद्र जिस तरह एक तरह से परिवारवाद था वहाँ पर, जिस तरह एक नेपोटिज्म था, और बच्चे उनके ऐशो आराम में ज़िंदगी जी रहे थे, और आम आदमी के बच्चे सड़कों पे धक्के खा रहे थे, इसके खिलाफ एक आंदोलन था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं अमेरिकी थ्योरी है, चाइनीज़ थ्योरी, कोई थ्योरी नहीं है। सीधी सी बात है कि लोग वहाँ परेशान थे, और 17 सालों से कोई सत्ता टिक के रही नहीं है।
इसलिए वहाँ एक सत्ता परिवर्तन हुआ। हाँ, कुछ लोगों ने उस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की, यानी जो पावर वैक्यूम हुआ है उसके लिए वो चाहते हैं किसी तरह फायदा उठा के सत्ता पा जाए। दुनिया में हर जगह होते हैं, इसमें कोई फॉरेन हैंड देखने की जरूरत नहीं है। उसमें लोकल लोग ही हैं जो इस चीज़ को आग दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, ताकि इससे और आग बढ़े और ताकि उनको सत्ता की मलाई खाने को मिल जाए, सत्ता पर बैठने का मौका मिल जाए। ये नेपाल की परिस्थितियाँ। लेकिन बिहार में और उत्तर प्रदेश में ये चलाई जा रही है कि ब्राह्मणों ने के खिलाफ ये आंदोलन है, जैसा कि बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, बिहार में, उत्तर प्रदेश में अगर ये देश का एक पिछड़े राज्य हैं तो सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ की जो लीडरशिप है वो जाति से बाहर आना ही नहीं चाहती है और अपने लोगों को उसी में उलझा कर रखना चाहती है। लेकिन ज़्यादा दिन ऐसा नहीं चलेगा। अब धीरे धीरे लोग समझ गए हैं कि भाई जो जिस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं उनके पास भी वो वर्चस्व वाली बात नहीं रह गई। वो भी बेचारे दिल्ली बम्बई में जाकर धक्के खा रहे हैं, छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, चौकीदारी का काम कर रहे हैं, किसी तरह अपना जीवन चला रहे हैं। तो इसलिए कोई ब्राह्मण अपर कास्ट वाली बात अब नहीं रह गई है। 2% ब्राह्मण अगर सत्ता के नज़दीक हैं तो 2% बैकवर्ड भी सत्ता के नज़दीक हैं। मतलब पिछड़े ओबीसी और दलित की जो बात होती है वो भी 2% सत्ता के नज़दीक हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग ब्राह्मण हो या अपर कास्ट हो, वो भी दिल्ली बम्बई में धक्का खा रहे हैं, तो ओबीसी के और दलित पिछड़े के लोग भी दिल्ली बम्बई में जाकर धक्के खा रहे हैं। यानी सत्ता पर बैठे हुए लोग सिर्फ एलिट क्लास के हैं। वो किसी भी जाति का हो सकते हैं, वो चाहे ब्राह्मण के भी कुछ एलिट क्लास सत्ता पर है, ओबीसी के भी एलिट क्लास सत्ता में है, पिछड़े और दलित के भी जो एलिट क्लास है वो सत्ता में है। लेकिन आम आदमी दिल्ली बम्बई के सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। ये सच्चाई है। इस बात को बिहार के लोग अब समझ चुके हैं। ऐसी बात नहीं है, सब समझदार हैं। लेकिन अपनी राजनीति है, लोग किसी तरह सोच रहे हैं कि मौका मिला है तो चुनाव नज़दीक है, कुछ पासा फेंका जाए, जाल फेंका जाए, शायद मछली फंस जाए। तो ये एक जुगाड़ की राजनीति चल रही है। तो आज की बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।